अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक गुफ्तगू चल रही है कि जनाब हुकूमत जो है वो पैकेज देना चाहती है जुडिशरी को, ख़ास तौर पर जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब को। इसके मुतल्लिक बड़ी चैम गोइयाँ हो रही हैं कि जनाब जो 2/3 मेजॉरिटी है वो मिलेगी तब जब मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फ़ैसला है उसको रिवर्स किया जाएगा। उसके मामले में रिव्यू पिटिशन फ़ाइल हो चुकी है लेकिन अभी फ़िक्स नहीं हो रही। काजी फ़ायद ईसा साहब इसको जल्दी लगवाना चाहते थे, हुकूमत वक्त के साथ वो अलाइन है अलेजेडली, लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब इसके अंदर अपना एक मौक़िफ़ दे चुके हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, अगरचे वो थोड़ी पुरानी है लेकिन उसके बाद उनकी कोई स्टेटमेंट इस तरह की नहीं आई। जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है, जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, वज़ीर कानून हैं, उनसे ये ज़ोर लगाया जा रहा है कि जनाब अगर आप ये नहीं चाहते कि काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो उनको एक्सटेंशन मिले या आप कोई पैकेज जो निकालना चाह रहे हैं उसके अंदर अगर आप समझते हैं कि वो ना हो तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दें। नए जो चीफ जस्टिस हैं पुणे, जिन्हें जस्टिस कहा जाता है, सैयद मंसूर अली शाह साहब, तो उसके मामले में क्या कबाहत है। एक सवाल आज जो है वो गालिबन पंजाब असम्बली के बाहर भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा गया कि पिछली जो गवर्नमेंट है उसका पिछली जो आपकी थी, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो नए आने थे, काजी फ़ायद ईसा साहब, उनके बाद उमर अताब बंदियाल साहब के बाद, तो आपने उनका नोटिफिकेशन तो गालिबन कोई 50-60 दिन पहले निकाल दिया। तो इस मामले में आपको इतना जल्दी क्यों नहीं है या इतनी इसके अंदर आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंदर जाहिर है अब जो हुकूमत है वो अपने गवर्नमेंट को किसी तरह से तूल देना चाहती हैं। तो लॉ जो लोग जानना चाहते हैं कि कानून कोई मौजूद है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कानून ऐसा मौजूद नहीं है। ये डिपेंड करता है हुकूमत वक्त के ऊपर कि वो कितनी देर के अंदर उनका नोटिफिकेशन जारी कर दे, लेकिन एक फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर कि आप अभी महीने 2 महीने का टाइम है, 5 दिन पहले भी निकाला जा सकता है, 2 दिन पहले भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो तैयारी गवर्नमेंट की नज़र आ रही है और जो उनकी मूवमेंट है उसको देखकर आप यही कह सकते हैं कि पूरा जोर लगाया जाएगा कि किसी तरह आइन में तब्दीली की जाए और किसी तरह से जो है वो एक जुडिशल पैकेज जो है वो दिया जाए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या मुद्दत टेन्योर है उसको किसी तरह से आगे बढ़ा दिया जाए, ताकि वो, क्योंकि वो उनका एक जो है वो इंक्लिनेशन कह लें या उनका वो एक बैलेंस चलते हैं। अगर उन्होंने बल्ले का फ़ैसला दिया अगेंस्ट, तो उन्होंने कई मामलात के अंदर पीटीआई को रिलीफ भी दिया, फिर उन्होंने ये भी किया कि इसके अंदर जो है फुल बेंच भी उनको बनाना पड़ा। ठीक है, उसके अंदर लॉ था, लॉ मौजूद था जिसके अंदर कमेटी बनती है, फिर वो फैसला करती है, लेकिन जाहिर ये लगता है कि हुकूमत वक्त इस मूड के अंदर है कि किसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी उनकी ना जाए। और उसी के नतीजे में कल का फ़ैसला भी आपने देखा कि एक फ़ैसला है कि 3 MPA जो है MNA हैं जो मुस्लिम लीग नून के, उनको सीटें दोबारा मिल गई, वो दोबारा पार्लियामान के अंदर होंगे। अब 2/3 मेजॉरिटी के अंदर चंद जो अरकान की ज़रूरत है वो भी इसी तरह से शायद किसी का वो चैलेंज करें, देखेंगे उसके अंदर भी वर्किंग करके कि किन लोगों के भी चैलेंज होने वाले हैं, या फिर 2/3 मेजॉरिटी से वो मामला तय हो जाएगा। और इसके अंदर जाहिर है हुकूमत कानून के अंदर रहते हुए अपनी चीज़ों को कर रही हैं। इसी के अंदर उन्होंने जो आपको पता है एडहॉक जजेस जो हैं उनको भी लगाया, उसके अंदर 2 ऑनरेबल जजेस जो एडहॉक आए, उससे तादाद बड़ी है, एक आधा शायद कोई और वो ले आए, तो उसके अंदर भी फुल बेंच बना के अपनी रिव्यू पिटिशन लगाएंगे और रिव्यू पिटिशन के अंदर जाहिर है वो उस जजमेंट को सेटिस्फाइड कराने की कोशिश करेंगे। एक नुक्ता ये भी आता है, एक तराज़ आता है दूसरी साइड से, वो ये भी है कि पीटीआई उसके अंदर पार्टी नहीं थी, उसके अंदर उसका कोई मामला नहीं था, तो उनको बहरहाल उन्होंने वैसे ही कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए सियासत के अंदर ये चीज़ आपकी जायज़ है, अगर आप कानूनी तौर पर कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, कानून के अंदर रहते हुए मामला कर रहे हैं, तो ये जायज़ है। ये इसी तरह से जाहिर है उन्होंने भी इमरान खान साहब की भी जब असम्बली को उन्होंने कहा जी कि नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आप लाई जाए, तो उसके अंदर उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व करने का कहा। बाद में उसको जो है उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, ये मूवमेंट पहले आ गई है, इसको मूव कर दिया गया था उस नोशन को कि इनको जो है वो करना है, अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर असम्बली नहीं तोड़ सकते। तो ये एक जंग चलती है, सियासी खेल के अंदर ये मामलात होते हैं। इसके अंदर जाहिर है जो हुकूमत वक्त होती है, जो बराजमान होती है ताकत के ऊपर, उसकी कोशिश होती है वो अपना टेन्योर पूरा करे या फिर उससे आगे भी बढ़कर जो कर सकती है वो करे। तो ये जनाब ख़बर है आज की कि इसके ऊपर चैम गोई। यानी दूसरी जनाब ख़बर ये है कि आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है
उन्होंने अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक और एक गाड़ी भी थमा दी। गाड़ी की प्लेट जितना उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जितना जुवलिन थ्रो उन्होंने फेंका था, जिसे आप जो उनके खेल का इक्विपमेंट होता है, जितनी दूर उन्होंने फेंका था उसी नंबर की गाड़ी उनको दे दी गई है। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इतराज़ ये आता है कि जीते हुए के साथ सब लोग बैठ जाते हैं। कई ऐसे जो है वो अरशद नदीम मौजूद हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनके लिए स्पोर्ट्स का अच्छा होना, पहले भी मैंने एक व्लॉग किया, उसके अंदर बताया कि हर बंदा कह रहा है जी अरशद नदीम जो है उससे मेरा ताल्लुक़ था, मेरा उससे कोई एसोसिएशन है। अच्छी बात है, हमारे कौम का सरमाया है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस अमर की भी है कि आप उस जगह पे देखें कि जहाँ पर वाकई बहुत ज़्यादा अरशद नदीम अभी पैदा हो सकते हैं। उनको क्लब्स चाहिए, उनको इक्विपमेंट चाहिए, आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए। एक बारिश का पहला कतरा ज़रूर है, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा मरीम नवाज़ साहिबा से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से और जो हुकूमत वक्त के लोग हैं कि वो मज़ीद तराशने की कोशिश करें। मान लेते हैं आपका दिया हुआ है अरशद नदीम, आपका ही दिया हुआ है, आपने ही उसको पंजाब स्पोर्ट्स के अंदर लाए, जो भी आपने किया जिसको आप क्लेम कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ज़हन में रखना है कि अभी बहुत ज़्यादा दूसरे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मतमन्नी हैं कि किसी तरह से उनका बेहतरी हो। अच्छा जी जनाब, फैज़ हमीद साहब के मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई ISPR की, उन्होंने कहा जी हमने अरेस्ट कर लिया। उसके अंदर हामिद मीर साहब ने भी बात की, दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं। अब सारे लोग जब यहाँ एक रिवाज है कि जो शुरू हो जाता है फिर उसके मुतल्लिक सभी शुरू हो जाते हैं, पहले नहीं बोलते। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि उनके ऊपर 3-4 मज़ीद जो है इंक्वायरियाँ चल रही हैं। टॉप सिटी का मामला तो क्योंकि नोन हो गया, उसके अंदर लोगों को पता चल गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप इंक्वायरी कंडक्ट करें, तो वो तो पब्लिक हो गया। लेकिन इसके अलावा उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ सहाफ़ियों को मर्डर करने की भी प्लानिंग थी, तो वो भी इंक्वायरी उसके अंदर ज़ेर समाअत है। फिर 9 मई के मुकदमात को उनके साथ जोड़ा जा रहा है। जाहिर है फ़ौज पाकिस्तान जो है वो कोई छोटा इदारा नहीं है, उनके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद होंगे, क्योंकि इतना बड़ा इक़दाम शायद उस तरह से नहीं आया कि आपने इस तरह से जो पिछले ISI के जो चीफ हों भी गुजर के गए हों हालिया, उनको आपने पकड़ के इस तरह से धर लिया हो। तो ज़रूर कोई ना कोई उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद होंगे, जो कि होना भी चाहिए, और तभी कौम मानेगी, इंटरनेशनल इदारे भी मानेंगे। लेकिन इसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपना राग लापा है। उन्होंने भी बता दिया कि जनाब वो बेशुमार दफ़ा जो है वो उन्होंने कोशिश की कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएँ। इस मामले के अंदर उन्होंने जो है लोगों के हाथ पैगाम भी भिजवाए, उसके अंदर उन्होंने कहा भी। इस खबर को देखते हैं कि क्या वो कह रही है, फिर आगे इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी जनाब, ये रहा जी मामला। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ने नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया कि मुझे आर्मी चीफ बना दे। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट करीब पहुंची तो फैज़ हमीद ने खुद आर्मी चीफ बनने के लिए आखिरी 24 घंटे तक कोशिश की। ये गालबन सारे लोग ही करते होंगे, इन्होंने भी की होगी। अच्छा जी, उन्होंने प्रोग्राम में मज़ीद कहा कि जनाब गायसन ने इंशाफ किया कि रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ से माफ़िया मांगी, हमारी सफ़ों से एक बंदे से भी रब्ता किया। अच्छा, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा मज़ीद तोसी या जनरल फैज़ की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। आखिर में उन्होंने हमारी हुकूमत को मुख्तलिफ ऑप्शन दे दी कि अगर जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फ़लाँ को बना दे, मगर मौजूदा आर्मी चीफ को चीफ ना लगाएं। अच्छा, उन्होंने मज़ीद कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का आपस में ज़ाती ताल्लुक़ भी बहुत गहरा था। दोनों के ससुर भी आपस में करीबी ताल्लुक़ रखते थे। जनरल फैज़ के रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए उनमें शिरकत से वो बाज नहीं रह सके। इन वाक़यात में बराह रास्त या बिला वास्ता तौर पर जनरल फैज़ मुलव्विस थे, मगर वो अकेले मुलव्विस नहीं थे। उन्होंने इस वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए और साजिश का तजर्बा फराहम किया। अच्छा जी, जो लोग इक़्तिदार के पीछे अंधाधुन भागते हैं उनके साथ यही होता है। 9 मई के मुकदमात के वाक़यात पर भी बात सिर्फ जनरल फैज़ की हद तक महदूद नहीं होगी। अब सियासत के अंदर ज़ाहिर वो सबको घसीट रहे हैं, इसके अंदर बानी PTI को भी उन्होंने लपेटना है, और उसके अंदर भी कोशिश ये कर रहे हैं। सियासतदान की बात होती है कि जनाब किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को आगे लगा के सारे लोग सारे जरे कहना पिंड दे पिंड ही नॉमिनेट कर दो FIR। लेकिन जाहिर है पाक फ़ौज है, उनका अपना सरबरा भी रहा है, वो उसके अंदर चीज़ों को शफाफ तरीके से देखेंगे भी। और जो पॉलिटिक्स के अंदर गिमिक्स होती है, एक पॉलिटिक्स होती है, उसको बाला ताक रखते हुए उनको आईनी और सारे मामलात मिलेंगे और दिखाया जाएगा कि कौन कौन से एविडेंस उनके
पास मौजूद हैं और किस नतीजे पे उन्होंने उनको अरेस्ट भी किया है और उनका अब जो है वो आर्मी जो कोर्ट मार्शल भी शुरू हो गया। जनाब इसके अलावा पीटीआई ने अपनी लाइन ले ली है, उन्होंने कहा जनाब के जो मामलात हैं वो इंटरनल मामलात हैं आर्मी के, कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स भी आगे लाई है, उन्होंने कहा जी हम तो चाह रहे हैं कि 9 मई के अंदर आप कमीशन बनाएं, उसके अंदर दूध का दूध और पानी हो। पीटीआई के लोग उसके अंदर शामिल नहीं थे, कौन लोग शामिल थे ये भी आपको यहाँ हो जाएगा कि कौन किसने किया, क्या मामला हुआ। तो हर बंदा अपनी सियासत खेल रहा है, लेकिन जाहिर है इस वक्त एक बहुत कड़ा वक्त है। कहने को आप कह सकते हैं कि कोई भी अपने पेटी भाई को उस तरह से नहीं पकड़ता। हमारे मुल्क के अंदर रीत रही है, ये बहुत ज़्यादा कोई मामला संगीन और गहरा होगा जिसके अंदर अभी शवाहिद आने बाकी हैं। तो नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।